हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताएंगे। इसको हम हिंदी में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसको सबसे पहले जो है गुडबर्ग और बागे ने दिया था। देख सकते हैं CM गुडबर्ग एंड बागे। इन्होंने क्या बताया, कहा कि स्थिर ताप पर यानी कि जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, क्या हो कांस्टेंट है, ठीक। स्थिर ताप पर किसी अक्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि जो सक्रिय द्रव्यमान होता है, सक्रिय द्रव्यमान को हमने पिछली कक्षा में आपको बताया है। सक्रिय द्रव्यमान जो होता है इसको हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान जो होता है इसको अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो आपका अभिक्रिया की दर है, क्या है अभिक्रिया की जो दर है अभिक्रिया की जो दर है वो सक्रिय द्रव्यमान के किसके सक्रिय द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो अभिक्रिया की दर को हम dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास। यानी कि किसी स्थिर ताप पर यानी कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा अगर और बात करें तो कह सकते हैं कि तथा dx/dt यानी कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट ले लेते हैं तो A और B रिएक्टेंट ले लेते हैं एक अभिक्रिया के लिए। जैसे यहाँ पर माने कि एक अभिक्रिया दी गई है A+B गिव्स आउट C+D। तो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया के लिए इसका वैल्यू निकालना चाहे तो ले सकते हैं dx/dt और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ reactant A and reactant B, concentration of reactant A and concentration of reactant B, या एक्टिव मास हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है। किसने दिया था CM गुडबर्ग एंड बागे ने दिया था इसको। और इसमें बताया गया है सिंपल सी बात कि जो आपका सक्रिय जो आपका अभिक्रिया की दर होता है वो सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है तथा अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। अब अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे एक कोई भी आपकी अभिक्रिया दी गई है उस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा रासायनिक साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का अनुप्रयोग। यानी कि कहाँ पर हम इसका उपयोग
करते हैं। ठीक, तो जैसे हम बात करें कि कोई एक अक्रिया दी गई है, जैसे एक अक्रिया आपकी दी गई है, यहाँ पर लिखेंगे एक अक्रिया दी गई है ए, और ए की जो मोल है वो N1 है। कितना है? ए के मोल है N1 और बी के मोल है N2, बी के मोल है N2। ठीक, तो यहाँ पर और गिव्स आउट अगर लगाएं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी M1Z प्लस M2Y। ये एक अक्रिया दी गई है। क्या दी गई है? अक्रिया दी गई है जो आपकी समांगी उत्क्रमणीय अक्रिया कहलाती है, यानी कि होमोजीनियस रिवर्सेबल रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन के ऊपर हम देखेंगे कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इस पर फॉलो करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम सबसे पहले अग्र अक्रिया के लिए यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे, फिर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो इसको लिखेंगे अग्र अक्रिया के लिए, अग्र अक्रिया के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको इंग्लिश में हम फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर अक्रिया के लिए बोलेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं RF से, किससे? RF से लिख सकते हैं। तो RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A की पावर N1 और एक्टिव मास ऑफ B की पावर N2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं और फिर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर RF इक्वल टू लिखेंगे। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट K लगा लेते हैं और यहाँ पर KF हो जाएगा, इसको लिखेंगे ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम KF लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A की पावर N1 एक्टिव मास ऑफ B की पावर N2। तो ये निकाल करके लाते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यदि हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना चाहें तो लिख सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो लिखेंगे फर्स्ट अक्रिया के लिए, फर्स्ट अक्रिया के लिए तो यहाँ लिखेंगे फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ Z की पावर M1 एक्टिव मास ऑफ Y की पावर M2। ठीक, तो यहाँ पर ये निकल कर क्या है। अब यहाँ पर अगर देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे तो RB इक्वल टू हो जाएगा KB एक्टिव मास ऑफ Z की पावर M1 एक्टिव मास ऑफ Y की पावर M2। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल होती है, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होती है
उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल होती है। तो लिख सकते हैं साम्यावस्था पर तो साम्यावस्था पर इंग्लिश में लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे आर एफ इज इक्वल टू आर बी, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है किस पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। ठीक, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया था उसकी वैल्यू रख देंगे और आरबी के लिए हम ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा के एफ एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1 एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2 इज इक्वल टू के बी एक्टिव मास ऑफ जेड की पावर m1 एक्टिव मास ऑफ वाई की पावर m2। ये हमने निकाल दिया। अब देखिए इसको इधर हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा के एफ अपान के बी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, एक्टिव मास ऑफ जेड की पावर m1 एक्टिव मास ऑफ वाई की पावर m2 अपान एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1 एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2। ये निकल करके आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है उसके रेशियो को, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के जो रेशियो होता है उसी को हम एक प्रकार से केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं, जानो देखो क्या जानते हैं, क्या के एफ अपान के बी इज इक्वल टू होता है के सी। ठीक, तो यहाँ पर के एफ अपान के बी इज इक्वल टू होता है के सी, और यहाँ पर के सी जो होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो ये हम अगर इसकी जगह पर के एफ अपान के बी की जगह पर हम क्या लिख दें, के सी लिख दें, तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर के सी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ जेड की पावर m1 एक्टिव मास ऑफ वाई की पावर m2 अपान एक्टिव मास ऑफ ए की पावर n1 एक्टिव मास ऑफ बी की पावर n2। ये निकल करके आएगा। और यही जो होता है ये एक इक्विलिब्रियम जो होती है उसकी इक्वेशन होती है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, और सी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 इसको लिख लेंगे। इसके बाद में अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के बाद में हम कह सकते हैं कि ये तो हमारे कब था, जब कंसंट्रेशन के टर्म में दिया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो रेट कांस्टेंट यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, अगर एक गैसियस इक्वेशन दी गई हो या गैसियस रिएक्शन दी गई हो, उस गैसियस रिएक्शन में हम कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑब्टेन करेंगे। तो गैसियस के लिए अगर हम देखते हैं तो कोई भी आपका रिएक्शन हो वो उसमें गैसियस स्टेट पर जब इक्विलिब्रियम हम स्टेट लेंगे तो वहाँ पर उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन जो होती है पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन, यानी कि
गैसीय अक्रिया के लिए अगर हम निकालना चाहें गैसीय अक्रिया के लिए अगर हम साम्य स्थिरांक निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? साम्य स्थिरांक। तो इसको लिख सकते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन। तो गैसियस रिएक्शन के लिए अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो गैसियस रिएक्शन के लिए देख सकते हैं कि जो किसी भी गैस के कंसंट्रेशन होती है वो उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपके गैस होती है, माना कि कोई जो आपकी रिएक्शन दी गई थी ए की पावर यहाँ पर AN1 प्लस BN2 ये लिखा था M1Z प्लस M2Y। ये रिएक्शन अगर गैसियस स्टेट में हो, वैसे गैसियस स्टेट में हो तो हम क्या करेंगे? ठीक, तो हम उस गैसियस स्टेट के लिए देखते हैं तो कह सकते हैं कि जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, गैस की कंसंट्रेशन होती है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ gas is directly proportional to partial pressure of gas। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें, गैस की सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? गैस का आंशिक दाब। क्या हो जाएगा? गैस का आंशिक दाब। ये निकल करके आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके लिए इस रिएक्शन के लिए अगर निकालना चाहें तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जो आपका कंसंट्रेशन ए यानी कि रिएक्टेंट ए है उसको अगर इसकी कंसंट्रेशन देखें तो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, गैस ए, ये निकालेंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि अगर हम बी के लिए निकालना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ बी या एक्टिव मास ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर को हम यहाँ पर P डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं जेड के लिए, यहाँ पर जेड के लिए और वाई के लिए रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जेड। ठीक, तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा। और इसी प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ गैस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वाई। ये निकल करके आएगा। तो ये वैल्यू जो निकल करके आती है, इसी वैल्यू को अगर हम क्या करें इक्वेशन नंबर 3 में रखना चाहें, इसमें रखना चाहें तो हम आसानी से रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में क्या था, यहाँ पर देखेंगे ये जो था इसमें रख देंगे तो Kc जहाँ पर था वहाँ पर हम Kp लिख लेंगे, क्योंकि हम गैसियस प्रक्रिया के लिए यानी कि गैसियस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम स्टेट निकालते हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो लिख सकते हैं Kp। क्या लिख सकते हैं? Kp इक्वल टू देखिए जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, तो जेड की वैल्यू दी गई है Pz।
ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा पी जेड पी डैश जेड की पावर m1 ये निकल कर आएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ y की पावर m2 ये निकल कर आएगा। और अपान क्या निकल कर आएगा, अगर लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस a की पावर n1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा है। इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस b की पावर n2, ठीक। तो यहाँ पर n2 आ जाएगा। तो ये जो निकल आएगा kp निकल करके आएगा, क्या निकल कर आएगा kp निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से, और kp को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए है, फॉर गैसियस स्टेट के लिए, यानी कि फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन निकल करके आ जाएगी, ठीक। तो ये रिएक्शन नंबर हो जाती है 4, ठीक। तो यहाँ पर ये गैस का आंशिक दाब होता है, उसके टर्म में यहाँ पर हम जो रासायनिक साम्य है उसके स्थिरांक का मान निकाल करके लाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो आपका गैसियस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर होता है, यानी कि गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उसके टोटल प्रेशर और मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी कि पार्शियल प्रेशर हम लिखते हैं पार्शियल लिख सकते हैं फॉर अ गैसियस रिएक्शन। एक गैसियस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है क्या कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, क्या होता है पार्शियल प्रेशर, यानी कि आंशिक दाब। यहाँ पर लिख सकते हैं गैसीय अक्रिया के लिए, गैसीय अक्रिया के लिए, ठीक। तो गैसीय अक्रिया के लिए अगर हम देखते हैं तो उसका आंशिक दाब जो होता है, लिख सकते हैं गैस का आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब को हम P डैश से रिप्रेजेंट किए थे, इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर ऑफ गैसीय मिक्सचर, यानी कि गैसीय पदार्थ जो होता है उसका कुल दाब होता है और मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज के मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं गैसीय मिश्रण का कुल दाब मल्टीप्लाई मोल प्रभाज। अब यहाँ पर अगर देखें कि मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक। तो मोल प्रभाज को हम देखते हैं कि n अपान सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है मोल फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P डैश इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर को हम P डैश से रिप्रेजेंट
करते हैं किससे, P डैश से, इक्वल टू हो जाएगा क्या, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर यानी कि P हो जाएगा, मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन को हम n अपान सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी एक फार्मूला निकल कर आता है एक गैसियस के लिए, गैस के लिए अगर मोलों की संख्या में अगर निकालना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर। अब जो हमने रिएक्शन लिखी थी कौन सी, N1A प्लस N2B gives out M1Z प्लस M2Y। तो इसके लिए अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो ए के लिए अगर पार्शियल प्रेशर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर को पी से ही डिनोट करेंगे मल्टीप्लाई एन, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एन ए हो जाएगा, तो एन ए अपान सिग्मा एन हो जाएगा। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये टोटल मोल है और यहाँ पर हो जाएगा टोटल प्रेशर, तो इसमें चेंजिंग होगी नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम बी के लिए निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल ऑफ गैस बी, मोल ऑफ गैस बी, और ये हो जाएगा टोटल मोल ऑफ गैस। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम पी जेड के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ पी जेड, ठीक, तो यहाँ पर पी डैश जेड इज इक्वल टू हो जाएगा पी मल्टीप्लाई एन जेड अपान सिग्मा एन, ये निकल कर आएगा। और पी डैश वाई के लिए निकालना चाहें तो हो जाएगा पी डैश वाई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एन वाई अपान सिग्मा एन। तो ये वैल्यू जो है इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर 4 वाले फार्मूले में रख दें। ठीक, तो 4 वाले फार्मूले में हमने देखो यहाँ पर लिखा था पी डैश जेड और M1, ये देखो पी डैश वाई की पावर M2, ये आपने फार्मूला लिखा था। ठीक, इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर Kp इक्वल टू निकल कर आएगा। देखिए पी जेड की वैल्यू जो निकालेंगे और रखेंगे ये रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, Kp इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू इतनी रखेंगे तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई एन जेड अपान सिग्मा एन की पावर M1। ठीक, M1 ये निकल कर आएगा क्योंकि पी जेड के लिए रखेंगे फिर पी वाई के लिए रखेंगे, तो ये हो जाएगा पी वाई डैश के लिए रखेंगे, इसके लिए रखेंगे तो पी मल्टीप्लाई हो जाएगा एन वाई अपान सिग्मा एन की पावर M1। ठीक, M2 यहाँ पर हो जाएगा, अपान रखेंगे तो अब ए के लिए रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी मल्टीप्लाई एन ए अपान सिग्मा एन की पावर N1, और ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई एन बी अपान सिग्मा एन की पावर N2, ये निकल कर आएगा। अब देखिए यहाँ पर P और P दोनों में कॉमन मिल रहा है सभी जगह पर, और सिग्मा n और n कॉमन मिल रहा है। इसको अगर इधर रख देते हैं तो एक और इक्वेशन हमको निकल करके मिल जाती है। कौन सी इक्वेशन निकलेगी यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो Kp इक्वल टू हो जाएगा, Kp इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर इसको और इसको उधर निकाल लेंगे तो केवल बचेगा
एन जेड की पावर m1 और अपान इसी के साथ में यहाँ पर लिख देंगे एन वाई की पावर m2 एम वाई की पावर m2, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगी एन ए की पावर n1 एन बी की पावर n2 मल्टीप्लाई पी अपान सिग्मा एन, ये निकल कर आएगा। देखिए पी अपान सिग्मा एन की पावर यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये n1 और n2 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन गुणे में आते जुड़ जाती है तो n1 प्लस n2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 प्लस m2 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा m1 प्लस m2, ठीक। और माइनस हो जाएगा n1 प्लस n2, ये निकल कर आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, सिंपल सी बात करना है कि ये जो आपका n1 प्लस n2 माइनस n2 प्लस n1 प्लस n2 होता है, इसको हम डेल्टा n लिखते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा n इक्वल टू होता है, डेल्टा n इक्वल टू होता है m1 प्लस m2 माइनस m1 प्लस m2, ठीक, ये होता है। तो यहाँ पर अगर रखना चाहें तो Kp की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी Kp इक्वल टू एन जेड की पावर m1 एन वाई की पावर m2 अपान एन ए की पावर n1 एन बी की पावर n2 मल्टीप्लाई पी अपान सिग्मा n की पावर डेल्टा n। ये वैल्यू जो निकल कर के आती है ये पार्शियल प्रेशर के लिए निकल कर आती है। किसके लिए? पार्शियल प्रेशर के लिए निकल कर के आती है। एक जो आपका पार्शियल प्रेशर होती है उसके टर्म में किसी गैसियस रिएक्शन के लिए जो गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp होता है उसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, तो ये वैल्यू निकल करके आती है। इसी जगह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए उसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम Kp को एक प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गैसियस रिएक्शन कह सकते हैं।